बच्चों की शिक्षा का क्या हो। किसी ने नहीं सोचा अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कैसे होगी। किसी ने नहीं सोचा किसानों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए। किसी ने नहीं सोचा हमारे नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा। बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती है, अशिक्षा की मार झेलनी पड़ती है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की मार झेलनी पड़ती है, टूटी सड़कों की मार झेलनी पड़ती है, किसानी में बदहाली की मार झेलनी पड़ती है, व्यापार चौपट होने की मार झेलनी पड़ती है। आखिर ये क्यों है? इसकी एक ही वजह है, सली गली राजनीति जो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की राजनीति रही, उसके कारण से हम लोग पीछे। ये जेब कतरा पार्टी कोरोना की महामारी में आपको मरने के लिए छोड़कर देश के अंदर महंगाई बढ़ाकर आपका जेब काटने का काम कर रही है। ये जेब कतरा पार्टी बैंकों में जो आपका लाखों करोड़ रुपए जमा है, वो पैसा अडानी और चंद पूंजीपतियों को बांटकर आपका जेब काटने का काम कर रही है। इन जेब कतरों से सावधान हो जाओ और इनसे हिसाब लेना है, हिसाब मांगना है, इनसे लड़ना होगा और अपना हक आपको लेना होगा। कई मायनों में यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर आप तमाम उन महापुरुषों को जिन्होंने देश का नेतृत्व किया याद करेंगे तो वो सारे के सारे महापुरुष पूर्वांचल की धरती में जन्मे हुए लोग हैं, जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने राजनीति के सर्वोच्च पदों पर रहकर देश की सेवा की, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी, देश में आपातकाल लगा तो जेल गए, लाठियां खाई, मुकदमे लिखवाए, और जब इस देश के अंदर कभी भी कोई संकट आया तो पूर्वांचल के लोगों ने सीना तान के उसका मुकाबला किया, उसके सामने खड़े होने का था। और आज 75 वर्षों में हमारी सड़ी गली राजनीति ने हमको इतना पीछे किया कि आज पूर्वांचल पलायन के लिए जाना जाता है। यहां के लोग मुंबई में जाते हैं, सफल हो जाते हैं, सूरत में, अहमदाबाद में जाते हैं, सफल हो जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, सफल हो जाते हैं, नोएडा में जाते हैं, जो हमारे यूपी का ही हिस्सा है, वहां सफल हो जाते हैं। लेकिन अपने जिले में, अपने क्षेत्र में रह के उनको बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती है, अशिक्षा की मार झेलनी पड़ती है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की मार झेलनी पड़ती है, टूटी सड़कों की मार झेलनी पड़ती है, किसानी में बदहाली की मार झेलनी पड़ती है, व्यापार चौपट होने की मार झेलनी पड़ती है। आखिर ये क्यों है? इसकी एक ही वजह है, सली गली राजनीति जो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की राजनीति रही, उसके कारण से हम लोग पीछे हो गए। किसी ने नहीं सोचा हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। किसी ने नहीं सोचा अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कैसे होगी। किसी ने नहीं सोचा किसानों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी। किसी ने नहीं सोचा हमारे नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोगों ने जो राजनीति की, जाति धर्म की राजनीति की, जाति धर्म के नाम पे लड़ाया, जाति धर्म के नाम पे बांटा। हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी है आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कहती है हम जाति धर्म के नाम पर नहीं, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर, तरक्की के नाम पे राजनीति करें। आप मुझे बताओ, देश की एक सरकार का नाम लेकर बताओ, आजादी के बाद किसी एक सरकार का नाम याद करके बताओ जिस सरकार ने कहा हो कि गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया 300 यूनिट।
पंजाब में गए केजरीवाल जी, उन्होंने भगवंत मान का हाथ उठा के कहा पंजाब के अंदर सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल के लोग मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे पंजाब बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली में तो फ्री बिजली दे दिया केजरीवाल जी, पंजाब में फ्री बिजली नहीं दे पाओगे। आपको जानकर गर्व होगा 1 जुलाई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरे पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। और इस महीने आपको जानकर दूसरी खुशी होगी, 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से पंजाब के अंदर 41 लाख लोगों का जीरो बिजली का बिल आया है। 41 लाख लोगों का। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो, सबके घरों में जीरो बिजली का बिल आएगा, जीरो बिजली का बिल। हम जुमला नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छे स्कूल बनाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उसी दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल बना है वहां पर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, एयर कंडीशन कमरे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार अपने मुख्य पृष्ठ पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर छापता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बीमार हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हमने कहा क्यों दर्द हो रहा है? अरे बोले सिसोदिया की फोटो छप गई, अमेरिका में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे मैंने कहा तुम्हारे तो 15 राज्य हैं, एक भी राज्य में अच्छा काम करके दिखाओ, तुम्हारी भी फोटो छप जाएगी। काम नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस आपकी जेब काटनी है। ये भाजपाई, ये जेब कतरा पार्टी है, याद रखना, जेब कतरा पार्टी आपके जेब काटने का काम कर रहे हैं। ये जेब कतरा पार्टी शिक्षा के नाम पर आपका जेब काट रही है। ये जेब कतरा पार्टी स्वास्थ्य के नाम पर आपका जेब काट रही है। ये जेब कतरा पार्टी आटा दाल चावल के नाम पर आपका जेब काटने का काम कर रही है। ये जेब कतरा पार्टी कोरोना की महामारी में आपको मरने के लिए छोड़कर देश के अंदर महंगाई बढ़ाकर आपका जेब काटने का काम कर रही है। ये जेब कतरा पार्टी बैंकों में जो आपका लाखों करोड़ रुपए जमा है वो पैसा अडानी और चंद पूंजीपतियों को बांटकर आपका जेब काटने का काम कर रही है। इन जेब कतरों से सावधान हो जाओ और इनसे हिसाब लेना है, हिसाब मांगना है, इनसे लड़ना होगा और अपना हक आपको लेना होगा। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेब काट रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं देश के ऊपर। सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, डीजल 115 का हो गया, पेट्रोल 120 का हो गया, सरसों का तेल 250 रुपए। आप मुझे बताइए, कभी आपने सुना था कैंसर की दवाओं पर टैक्स बढ़ाया मोदी जी की सरकार ने? टीबी की दवा पे टैक्स बढ़ा दिया, हार्ट की दवा पे टैक्स बढ़ा दिया, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ा दिया। अरे बेईमानो, कैंसर और किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ाते हो और पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% करते हो।
30% से घटा के 22% कर दिया पूंजीपतियों का टैक्स, और आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, सरसों के तेल पे, किडनी की, कैंसर की दवा पे टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सोच लेना किसके लिए काम कर रहे हैं ये जेब कतरे, ये जेब काटने वाले लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? आपका जेब काट कर अडानी को अमीर बनाते हैं, विजय माल्या को अमीर बनाते हैं, आपका जेब काट के ललित मोदी को अमीर बनाते हैं, आपका जेब काट के नीरव मोदी को अमीर बनाते हैं, आपका जेब काट के अपने चंद पूंजीपति मित्रों को अमीर बनाते हैं और आपको कंगाल बनाने का काम करते हैं। आपसे कहते हैं हिंदू मुसलमान पे लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, हम तुम्हारा जेब काटते रहेंगे। तुम मदरिया देखे हैं कि नहीं सब दिन हैं? अंतिमवा में कहता है कि हट जाइए, सब लोग हाथ खोल लीजिए, अपने जेबा में जितना है सब बहा दीजिए, नहीं तो ये आदमी अभी मर जाएगा। आप लोग भी डर के जेबा में सब निकाल कर फेंक देते। देखे हो कि नहीं जादू? मदारी की जादू देखे हो ना? ऐसे मदारी देश के प्रधानमंत्री बना दिए तुम लोग यार, ऐसे मदारी है, दिन रात मदारी दी, झूठ बोलना, लोगों को भड़काना, नफरत फैलाना। और केजरीवाल जी क्या करते हैं? वो कहते हैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा इलाज कराएंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कराएंगे। और तब हम कहते हैं कि हम फरिश्ते स्कीम लाएंगे दिल्ली के अंदर। फरिश्ते स्कीम लाई और फरिश्ते स्कीम में लिखा कि अगर दिल्ली की सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको देखकर छोड़कर भागना नहीं। राजेश यादव जी देखें या अभिनव राय देखें या सभाजीत देखें या अशोक कमांडो देखें या दिनेश पटेल देखें या विनय पटेल देखें, उसको उठाओ, गाड़ी पर लादो और लाद कर अस्पताल पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 रुपए सरकार देगी और इलाज में अगर 50 लाख भी खर्चा होता है तो वो दिल्ली की सरकार देगी। यह है फरिश्ते। बताओ हिंदुस्तान में किस राज्य में है फरिश्ते स्कीम? हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। मैं एक सभा में था लक्ष्मी नगर में, 2020 के चुनाव की सभा में एक नौजवान खड़ा हो गया, उसने कहा मुझे कुछ बोलना है। मेरे साथी रोकने लगे, कहने लगे हो सकता है ये सभा डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने कहा नहीं, बोलने दो। उस नौजवान ने खड़े होकर कहा 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे इलाज में 36 लाख रुपए लगे, जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। जाके पता कर लेना, ऐसे तमाम सच दिल्ली के लोगों के दिलों में मौजूद है। लोग अपने घरों का गहना बेच देते थे बिजली का बिल चुकाने के लिए, कूलर बेच देते थे, फ्रिज बेच देते थे। केजरीवाल साहब प्रचार करने के लिए जाते थे तो हाथ पकड़ के बोलते थे बेटा मुख्यमंत्री बनना तो हमारी बिजली फ्री कर देना। और वो 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे करके दिल्ली में वो सपना सच करने का काम किया। और आज हम अपने काम के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? भारत के बजट में प्रावधान लेकर आए, कहने लगे 6.5 लाख करोड़ रुपए की भारत की संपत्ति बेचनी है। इसको मजाक में मत लेना, मेरी बात को पता कर लेना। मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मुझे भारत की 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेचनी है। क्या बेच रहे हैं? रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, FCI बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं।
पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। तो जो लोग अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाते हैं, हमारे आजमगढ़ और पूर्वांचल में उनको सपूत कहते हैं, और बाप दादा की संपत्ति बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इस देश में कौन सी सरकार चल रही है? कपूत सरकार चल रही है। ये जेब कतरा पार्टी कपूतों की सरकार है। इन्होंने देश को बेचने का काम किया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुख्यमंत्री बना दो, जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, भगवंत मान को बना दो, वो भी स्कूल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बिजली फ्री देंगे। और अब गुजरात चले गए, गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को गारंटी दी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री पूरे गुजरात में। अब बौखला गए हैं भाजपा, कह रहे हैं तो हर जगह मारे जा रहा है। दिल्ली में 3 बार मार दिया बाउंड्री के बाहर, पंजाब में फेंक दिया बाउंड्री के बाहर। 92 लोग जीत के आए पंजाब में, 92 लोग। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को मोबाइल के दुकान पे काम करने वाले लाभ सिंह कर्मचारी ने चवन्नी बना दिया, चवन्नी। चुनाव में हराने का काम किया एक मुख्यमंत्री को किसने? मोबाइल के दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी ने। यह है भारत के लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत, याद रखना। अमृतसर का चुनाव हो रहा था, विक्रम मजीठिया वहां से लड़ रहा था, एक दबंग नेता। सिद्धू साहब लड़ रहे थे जो कभी चुप ही नहीं होते। दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने पूछा कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, इन दोनों के खिलाफ कौन लड़ेगा? हमारी एक सामान्य कार्यकर्ता उठी, 2011 से वॉलंटियर थी, डॉक्टर जीवन ज्योति कौर। उसने कहा इन दोनों को हम हराएंगे। उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन चुनाव का परिणाम आया तो सिद्धू भी हारे और यह है भारत का लोकतंत्र, जहां घर से निकली हुई एक सामान्य महिला राजनीति के 2 ताकतवर नेताओं को हराने का काम करती है। 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को एक सामान्य पार्टी के नेता ने हराने का काम किया। कैप्टन अमरिंदर को हराने का काम किया। कई मुख्यमंत्रियों को टोपी वालों ने धराशायी कर दिया। तब बताओ भाजपाई घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? इनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी हिंदू मुसलमान वाली, केजरीवाल जी ने शटर बंद कर दिया। बोले ये नहीं चलेगा। बोले बेटा बहुत कर लियो हिंदू मुसलमान, अब ये सब नहीं चलेगा ड्रामा, अब तो स्कूल अस्पताल चलेगा। अब घबराए भाजपाई, कह रहे हमारी दुकान बढ़िया चल रही थी, चुटई जलेबी बेच रहे थे, अभी तो पकड़ लिया। कह रहा है घेगा पकड़ के कह रहा है स्कूल स्कूल स्कूल, तो आवाजें नहीं निकल रही है। नहीं निकल रही ना, नहीं निकल रही ना, धंधा चला रहे। एक कहावत चल रही है आजकल, मां कहती है अपने विधायक बेटे से कि बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। एक दूसरी कहावत चल रही है, 2 कांग्रेसी विधायक आपस में बातचीत कर रहे थे कि अरे भैया ईडी छोड़ा तो ठीक है, सीबीआई छोड़ना तो ठीक है, कहूं अगर चितवा छोड़ देना तो का हो? चितवा छोड़ देलन तो का होई भाई? चितवन सब म्याऊ माऊ कर ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई। विधायक तोड़ रहे, 9 सरकार इनकी जनता ने बनवाई, 8 सरकार इन्होंने तोड़ तोड़ के देश में बना ली। आप सोचिए किस तरह के लोग हैं। और कांग्रेसियों को तो वोट दीजिए तो काम बीजेपी के आता है।
अभी 8 विधायक गोवा में टूट गए। लोगों ने कहा भैया तुम तो भगवान की शपथ लिए, तो कहें हाँ दोबारा मिले भगवान जी। उनका बीजेपी में चले जाओ बेटा। कुल चले गए बीजेपी में। अच्छा बताइए आप, गोवा में कांग्रेस के कितने विधायक थे? 11। कितने कितने भाग के चले गए? 8। कितने बचे? 3। आम आदमी पार्टी के कितने विधायक थे? 2। कितने बचे? 2। ये आम आदमी पार्टी है। हमारा विधायक भाजपाइयों से टूटने वाला नहीं है, इनके मुकदमों से, ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से डरने वाला नहीं है। ये केजरीवाल और भगवंत मान के सिपाही जो विधायक हैं हमारे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, अपने नेता के साथ। अभी एक रिपोर्ट छपी। क्या छपा? 4 दिन पहले अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया। उसकी संपत्ति कितनी है पता है आप लोगों को? और खास तौर से बेरोजगार नौजवानों को जरूर जानना चाहिए। कितनी संपत्ति है? 13 लाख करोड़ रुपए। कितनी? 13 लाख करोड़ रुपए। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी तो अडानी की संपत्ति थी 39,000 करोड़। 2018 में बढ़ के हो गई 57,000 करोड़। 2020 में बढ़ के हो गई 2.5 लाख करोड़। 2022 में बढ़ के हो गई 13 लाख करोड़। अब बैंक का कर्जा कितना है उस आदमी के ऊपर मालूम है आपको? 2.5 लाख करोड़। अब ये पैसा किसका पैसा है? आपका पैसा है, किसान का, मजदूर का, नौजवान का, माताओं बहनों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का। आप लोग अपने पेट की कमाई को, मेहनत की कमाई को उठाकर बैंक में जमा करते हैं। वो पैसा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा के चंद पूंजीपतियों को बांटते हैं और बांटने के बाद वो पैसा लेकर डकार जाते हैं। देश बर्बाद हो जाता है, लूट लेते हैं। कभी ललित मोदी भाग जाता है, कभी विजय माल्या भाग जाता है, कभी नीरव मोदी भाग जाता है। ये लूट का धंधा हिंदुस्तान के अंदर बंद होना चाहिए। अपने मित्रों का मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। इनसे हिसाब लेना होगा। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, कहते हैं पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, कहती है सरकार पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती है महंगाई तो कम कर दो, घर का चूल्हा नहीं जल रहा, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया इन चंद पूंजीपतियों की तिजोरी में। इनकी तिजोरी से ये पैसा निकालना होगा और आम आदमी के ऊपर उस पैसे को खर्च करना होगा। कहते हैं सब केजरीवाल ने मुफ्त बांट दिया। हाँ, केजरीवाल ने सब कुछ मुफ्त बांट दिया, बांटते रहेंगे, क्योंकि विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, सांसद को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, प्रधानमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, तो आम जनता को भी फ्री बिजली मिल सकती है। केजरीवाल सब कुछ फ्री बांटते हैं, इसलिए उनका बजट मुनाफे का बजट रहता है और भाजपाई सब कुछ लूटते हैं, इसलिए उनका बजट घाटे का बजट रहता है। तो जनता के ऊपर पैसे खर्च करोगे तो बजट होगा मुनाफे का, पूंजीपति मित्रों पे खर्च करोगे तो बजट होगा घाटे का। बताइए, अग्निवीर लेके आ गए, करे 17 साल में सैनिक बन जा बेटा, 21 साल में रिटायर हो जाइए, काम खत्म। 17 साल में सैनिक बनो, 21 साल में पूर्व सैनिक बनो, फिर जिंदगी भर कटोरा लेके घूमो। यही है ना अग्निवीर? यही है ना? अच्छा, आप मुझे बताइए ईमानदारी से, 46,000 भर्ती होगी, 75% काट दिया जाएगा। अगर 34,000 सैनिक भारत की सेना के हर साल कम हुए तो आप बताइए 20 साल में भारत की सेना के कितने सैनिक कम होंगे? 7 लाख, 6,80,000। गलत तो नहीं कह रहा हूं?
10 साल में 3,40,000, अगले 10 साल में 3,40,000, 20 साल में कितने सैनिक कम हो जाएंगे भारत के? 6,80,000। भारत की तो सेना आधी हो जाएगी। क्या ऐसे होगी भारत माता की जय? क्या ऐसे होगी भारत माता की जय? जरा हमको बताओ। भारत की सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की संख्या कम कर रहे हैं मोदी जी। भारत की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना, जो भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करे वो लोग गद्दार होते हैं। तुम लोग देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हो, हमारी सेना को आधा करने का काम। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम हिंदुस्तान की रेल बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम करेंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम देश का कोल इंडिया बेचेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।